हमारे आज के क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के टोटल 3 लॉज हैं और हम एक एक करके तीनों को स्टडी करेंगे और साथ ही इनके लिमिटेशंस को भी स्टडी करेंगे। इन्हें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। न्यूटन्स का पहला लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, देन ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है यानी कि ये मूव नहीं कर रहा है किसी के रिस्पेक्टिव, सपोज दैट ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, देन हम कहेंगे ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है देन ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, और अगर ये बॉडी एक वेलोसिटी v से किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन इसका वेलोसिटी v कंटिन्यू रहेगा सेम और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। यानी कि एक अलग लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वो डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा तब तक जब तक कि एक एक्सटर्नल फोर्स उस पे आकर काम ना करे, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे किसी तरह का इफेक्ट ना डाले, तब तक वो बॉडी अपना स्टेट कंटिन्यू करता है, और इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कहते हैं। साथ ही साथ इसी लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जो कि गैलीलियो के कॉन्सेप्ट से आता है। इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि अगर एक टेबल है और इस टेबल में सपोज दैट एक बॉक्स रखा हुआ है, देन ये बॉक्स इस टेबल में रहेगा और ना ये कभी किसी और मूव करने वाला है और ना ही ये अपना स्टेट चेंज करेगा, यानी अपना मोशन में आएगा। जब तक ये रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हम एक एक्सटर्नल फोर्स, सपोज दैट कोई आता है और इस पर पुश करता है, देन ये एक एक्सटर्नल फोर्स है। जैसे ही एक एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी में अप्लाई किया जाएगा, ये बॉडी मूव करना शुरू कर देगा। यही है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, इसे हम इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। नाउ अगेन, अगर हम एक स्टोन थ्रो करते हैं और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, देन ये कंटिन्यू अपने वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में जाता रहेगा, लेकिन ये स्टोन रुक जाता है। हम जो थ्रो करते हैं वो रुक जाता है, देन हम कह सकते हैं कि ये लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, पर ये गलत है, क्योंकि जब हम स्टोन थ्रो करते हैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि फ्रिक्शन फोर्स है ये काम कर रहा होता है। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को रिमूव कर दें और साथ ही ग्रेविटेशनल फोर्स को भी रिमूव कर दे और एक पत्थर को थ्रो करे, देन ये पत्थर हमेशा उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा और कहीं स्टॉप नहीं होगा। इसी लॉ को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी डिफाइन किया जाता है और जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सपोज दैट हम एक इंक्लिनेशन रखते हैं, ये हमारा एक इंक्लिनेशन है सबसे पहले, और अगर हम इस बॉल को इस हाइट से छोड़ते हैं, देन ये बॉल डाउनवर्ड जाएगा और देन फिर से ये अपवर्ड जाएगा, और एट इक्वल हाइट, अगर ये हाइट h है देन ये हाइट भी h होने वाला है। एट इक्वल हाइट में आने के बाद ये बॉल रुक जाएगा। अब हम इस इंक्लिनेशन को रिमूव कर देते हैं, इस इंक्लिनेशन को इधर से इधर कर देंगे, देन अगेन हम देखते हैं कि ये बॉल अपने इक्वल हाइट तक पहुंचता है। अगेन ये बॉल अपने एक इक्वल हाइट तक पहुंचता है। देन अगर हम इसे इमेजिन करें और सोचें कि हम इस इंक्लिनेशन को पूरी तरह से लेटा दिए, देन इस बॉल को फिर से अपने हाइट पे ही आना होगा, देन ये बॉल इधर की ओर कंटिन्यू मूव करता रहेगा, लेकिन ये बॉल कभी अपने हाइट पे आ नहीं पाएगा क्योंकि ये इंक्लिनेशन इसे कभी अपने हाइट पे आने नहीं देगा। यानी कि हम क्या समझ रहे हैं कि इस बॉल को अगर हम किसी हाइट से छोड़ते हैं, देन ये बॉल टेंड करता है कि वो अपने उस हाइट तक आने के बाद ही रुक जाए, और इस केस में ये बॉल रुक नहीं सकता है क्योंकि ये कभी अपने हाइट पे नहीं आएगा। यानी कि किसी भी बॉडी को रुकने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत होगा। अगर वो फोर्स एक्सटर्नल ना मिले, देन वो बॉडी मूव करता चला जाएगा कंटिन्यू। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
और ये बॉल स्ट्रेट मूव करेगा, अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमें कुछ फोर्स चाहिए होता है जो कि एक्सटर्नल फोर्स है। सो इट इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी कि अगर एक बॉडी है और इसमें हम एक फोर्स F लगा रहे हैं, देन इसके मोमेंटम में, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू v। देन इस मोमेंटम में कुछ चेंज होगा, हर सेकंड कुछ चेंज होगा जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे। देन किसी एक सेकंड में कितना चेंज होता है मोमेंटम में, यानी कि mv में, ये प्रोपोर्शनल होगा फोर्स अप्लाइड में। यानी कि अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाइड करेंगे तो एक सेकंड में मोमेंटम में जो चेंज होगा वो ज़्यादा होगा। अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे देन उसी सेकंड में जो फोर्स चेंज आएगा मोमेंटम में वो थोड़ा कम आएगा। देन हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि mv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा f का। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है m इंटू v, क्योंकि m मास है और मास तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है इस कंडीशन में। देन हम मास को कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि मास तो एक कांस्टेंट है। तो चेंज क्या करेगा, चेंज करेगा ये वेलोसिटी चेंज करेगा। किसी एक कंडीशन में वेलोसिटी मान लेते हैं u है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, और किसी एक कंडीशन में v है जो कि फाइनल वेलोसिटी है। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा ये v माइनस यू बाई टी होगा, और इसी को हम लिखते हैं क्या, एक्सेलरेशन। सो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि mv। और रेट ऑफ चेंज को कैसे लिखते हैं हम, रेट ऑफ चेंज को हम लिखते हैं इसे हम लिख सकते हैं dp बाई dt, और इसे जब हम लिखेंगे v माइनस यू बाई dt, और इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन क्योंकि ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। सो हमें मिला क्या कि f जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है ma के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का जरूरत होता है जो कि k है। ये किस k का वैल्यू होता है 1। सो हमारा फोर्स का एक फॉर्मूला मिलता है F इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला हमें सेकेंड लॉ से ही मिलता है, और इस सेकेंड लॉ से हम अपने फर्स्ट लॉ में भी आ सकते हैं। कैसे, समझ लीजिए कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है देन फोर्स भी जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब कि उसमें कोई मोशन नहीं आ रहा है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में है, और वो मोशन में है तो वो मोशन में, वो ज़्यादा स्पीड नहीं कर रहा है और उसका स्पीड स्लो भी नहीं हो रहा है। और फोर्स जीरो होने का मतलब है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है ये डिफाइन करता है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ में। थर्ड लॉ कहता है हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन है। यानी कि सपोज दैट एक बॉडी है जिसे हम ए कह सकते हैं और एक बॉडी है बी। अगर ए आता है और बॉडी बी से टकराता है देन डेफिनेटली बॉडी बी में कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, अगर ये इस पॉइंट में है देन ये इस पॉइंट से थोड़ा सा मूव करके इस पॉइंट पे आ जाएगा बॉडी, मतलब कि बॉडी बी में कुछ चेंजेस आया। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी बॉडी ए में भी कुछ चेंजेस आएंगे। सपोज दैट इसका वेलोसिटी v था देन इसका वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। v था, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था देन इसका वेलोसिटी हो सकता है 3 मीटर पर सेकंड में आ जाए। मतलब कि अगर ए बी से टकराता है तो सिर्फ बी में ही चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ बी के स्टेट में भी चेंजेस नहीं आएंगे, ए के स्टेट में भी चेंजेस आएंगे। और हम पहले लॉ में क्या पढ़े कि चेंज तब तक नहीं आता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। देन यहाँ ए में जो चेंज आ रहा है उसमें एक्सटर्नल फोर्स कहाँ है,
इसे समझना होगा। बी में जो चेंज आ रहा है उसके लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स हमें ए से मिल रहा है, लेकिन ए में जो चेंज आ रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स हमें कहाँ मिला, उस एक्सटर्नल फोर्स को हम कहते हैं रिएक्शन। ये रिएक्शन कहाँ से आया, ए के एक्शन से आया। ए जाके इससे टकराता है, ये कॉलिजन, इसे हम कहते हैं एक्शन। जो फर्स्ट हुआ उसे हम एक्शन कहेंगे। इस एक्शन से एक नया रिएक्शन बना जो कि ऑपोजिट है, यानी कि ये एक्शन ए से बी की ओर जा रहा है तो ये रिएक्शन बी से ए की ओर आ रहा है। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ इसी एक्टिविटी को डिफाइन करता है और कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आता है और किसी और ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स लगाता है, सपोज दैट ये इस पे फोर्स लगाया, देन ये ऑब्जेक्ट भी इस पे उतना ही फोर्स लगाता है, बस इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। और इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स है देन ये भी 5 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाएगा। और इसे हम फील भी कर सकते हैं, सपोज हम किसी को हिट किए देन उसका जो रिएक्शन होता है हमें चोट पहुंचाता है और हम घायल हो सकते हैं। इसका काफ़ी सारा एप्लीकेशन है इन लॉज ऑफ मोशन के, लेकिन साथ ही साथ इन लॉज ऑफ मोशंस के कुछ लिमिटेशंस भी है, हम उन लिमिटेशंस को समझ लेते हैं। किसी किसी पॉइंट में आने के बाद ये लॉज ऑफ मोशन सही से काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये आई एम सॉरी, अगर क्लाउड से जो रेन ड्रॉप्स आते हैं ज़मीन की ओर, इन रेन ड्रॉप्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अच्छे से काम नहीं करते। क्यों, रीज़न क्या है, ये रेन ड्रॉप्स जब ज़मीन की ओर आते हैं तो इनको काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल मिलते हैं, और होता ये है कि ये डस्ट पार्टिकल इस वाटर ड्रॉप में चिपक जाता है, और अगर इस वाटर ड्रॉप का इनिशियल मास m है तो फिर जो वो ज़मीन में जाएगा और उसका मास होगा m, ये दोनों m इक्वल नहीं होगा, कुछ नया मास एड अप हो जाता है और ये मास चेंज होता है। वैसे ही रॉकेट में, जो रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, इसमें भी मास कंटिन्यू चेंज होता है। अगर इनिशियल मास m0 है तो कुछ सेकंड्स बाद, कुछ मिनट्स बाद इसका मास चेंज हो जाएगा। इन दोनों ही कंडीशंस में मास चेंज करता है, और जब भी मास चेंज करेगा उस जगह पे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को एग्जैक्टली अप्रोप्रिएटली अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और लिमिटेशंस है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड को लाइट के स्पीड के आसपास पहुंचा दें, मतलब इस c जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इस c के आसपास भी पहुंचा दें, सपोज दैट c/2 या c/3 या c/10 अगर पहुंचा देते हैं, देन वहाँ भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है और वो अपना काम करता है। और इसके अलावा हमें ये भी याद रखना होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस एप्लीकेबल नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सिर्फ हम जो मैकेनिक्स देख सकते हैं हमारे अंडर है, बस हम उसी पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारा आज का क्लास यहीं तक था। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।